हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर क्लास की नेशनल इनकम वाली क्लास में फिर से जुड़ रहे हैं। जैसा कि स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है, नेशनल इनकम मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। इस पे हम इसी पीपीटी पे हम पहले भी वीडियो क्लास कर चुके हैं। जैसे जैसे मैं पेजेस आगे बढ़ाऊंगी आपको याद आ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसे शेयर भी कर चुकी हूँ, जिसमें राष्ट्रीय आय की परिभाषा मार्शल, पेगू, फिशर की हमने देखी। उसके बाद हमने आधुनिक परिभाषा के हिसाब से जीडीपी और जीएनपी को डिफाइन किया। उसमें क्या क्या वेरिएबल शामिल होते हैं उन पे भी हमने चर्चा की। और उसके बाद हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट यानी कि राष्ट्रीय आय के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जीएनपी हो चाहे एनएनपी हो चाहे जीडीपी हो, उन सबको हम दो मूल्यों पे निकालते हैं। ये भी हमने सीखा, जिन्हें हम एक को बोलते हैं एट मार्केट प्राइस और दूसरे को बोलते हैं एट फैक्टर कॉस्ट। और लास्ट में हमने ये देखा कि यदि 2 नंबर के क्वेश्चन में सब्सिडी के बारे में आपसे पूछें तो सब्सिडी की सबसे छोटी डेफिनेशन यदि कोई हो सकती है तो वो आपके सामने स्लाइड पे दे रखी है। Hence, subsidy is a part of cost but not a part of market price। यानी जो अनुदान है जो सरकार के द्वारा बिजनेस सेक्टर को किन्हीं ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए दिए जाते हैं जो कि जन सामान्य या जन साधारण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ऊंची होती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर उसकी उत्पादन तो करने को राजी रहता है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस वह ऊंची लगाएगा। लेकिन सर्वसाधारण को यदि वह कम कीमत पे उपलब्ध नहीं होगी तो सर्वसाधारण उसके सब्स्टिट्यूट्स इस्तेमाल करने लग जाएगा, जिससे कई बार पर्यावरण का नुकसान होने लगता है या निश्चित रूप से पर्यावरण उससे बुरी तरीके से प्रभावित होता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं के प्रोडक्शन में सरकार द्वारा इन औद्योगिक घरानों को सब्सिडी या अनुदान दिए जाते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत ही सरलता से आपको समझ आ जाएगा, जैसे कि गैस सिलेंडर एलपीजी का जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, उसकी माना माना एक घरेलू गैस सिलेंडर की उत्पादन लागत 1,000 रुपये आती है। लेकिन यदि वह हमें गैस बुक कराने के बाद जब घर पर डिलीवरी गैस की होती है तो वो हमें 700 रुपये में पड़ता है, जबकि उसकी लागत 1,000 रुपये ही आएगी, इससे कम नहीं आ रही है। तो वो जो दोनों राशियों का अंतर है 300 रुपये, वह राशि निश्चित रूप से सरकार के द्वारा उस औद्योगिक घराने को दी जा रही है अनुदान के रूप में, ताकि वो सिलेंडर बनाए और बेचे, लेकिन मार्केट प्राइस पे नहीं, वरन अनुदान की लागत घटाने के बाद। यानी 300 रुपये यदि सरकार उसको अनुदान दे रही है तो सिलेंडर की प्राइस होगी 700। यदि 400 रुपये गवर्नमेंट अनुदान के रूप में दे रही है तो सिलेंडर की प्राइस होगी 600। इस तरीके से जैसे जैसे सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ाती जाएगी, सिलेंडर की हमारे लिए जो कीमत है वो घटती जाएगी, यद्यपि उसकी उत्पादन लागत 1,000 रुपये ही रहेगी। इस तरीके से आपको अब सब्सिडी समझ आ गई होगी। हम इसी चैप्टर को अब आगे बढ़ा रहे हैं कि कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं आपको सामने, आप ध्यान से देखेंगे कि हैंस फैक्टर कॉस्ट शेल बी इक्वल टू मार्केट प्राइस लेस यानी कि माइनस का साइन है यहाँ पे। मतलब यदि हम इसको शब्दों में लिखे तो ऐसे ही लिखेंगे, अदरवाइज नीचे हमने इसको दूसरे तरीके से भी लिख दिया है फॉर्मूला बना के। तो मार्केट प्राइस लेस इनडायरेक्ट टैक्स एड सब्सिडी, जबकि हम सब्सिडी को जोड़ देते हैं किसी मूल्य में, यानी मार्केट प्राइस निकालते समय इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो उसका हिस्सा रहते हैं, जबकि सब्सिडी जो है वो मार्केट प्राइस पे कोई मूल्य निकालते समय सब्सिडी किसी भी हालत में उसका हिस्सा नहीं होती है।
फॉर्मूला वाइज सामने आपके दिया हुआ है GNP एट फैक्टर कॉस्ट, यदि हम निकालना चाहें तो इज इक्वल टू, अब जो आगे लिखा हुआ है वो आपका ऊपर वाली लाइन बराबर के इस तरफ जो भी लिखा हुआ है फॉर्मूला, वह ऊपर वाली लाइन को ही दूसरे तरीके से लिखा है। ऊपर लिखा है मार्केट प्राइस, तो नीचे लिखा हुआ है GNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, मान लीजिए हम GNP एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, उसमें से हमने घटाया, क्या घटाया, इनडायरेक्ट टैक्स लेस किया और क्या जोड़ दिया, सब्सिडी जोड़ दी। तो ऊपर वाली जो लाइन है वह नीचे वाले फॉर्मूले के बराबर के राइट साइड वाला पोर्शन वैसे के वैसा लिखा हुआ है, और निकाल क्या हम रहे हैं, ज्ञात क्या करना चाह रहे हैं, वो है बराबर के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, वो है शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि NNP, नेट नेशनल। हालांकि इससे पहले शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम NNP सीखेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP, GDP हम निकालना सीख चुके हैं, उसके कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं। अब हम GDP से NDP निकालना सीखेंगे। तो इसको डिफाइन किया हुआ है, एक वर्ष के दौरान देश की अर्थव्यवस्था का शुद्ध उत्पादन NDP कहलाता है। एक वर्ष के दौरान किसी भी देश की पूंजीगत परिसंपत्तियां उसके उपयोग के कारण डेप्रिशिएट होती है। ये शायद मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जैसे कि आप एक नया स्कूटर लाए, 6 महीने बाद यदि उस स्कूटर को चलाने के बाद बेचना चाहेंगे तो वह उतनी प्राइस में नहीं बिकेगा, क्योंकि आप उसका उपयोग कर चुके हैं 6 महीने तक, और उस मशीनरी में कुछ ना कुछ उपयोग के कारण घिसावट आ चुकी है, इसलिए उसकी कीमत अब कम आंकी जाएगी, वही डेप्रिशिएशन कहलाता है। तो पूंजीगत परिसंपत्तियां जितनी भी हैं किसी देश की, वो उपयोग के कारण अप्रचलित, जिसको हम इंग्लिश में डेप्रिशिएशन कहते हैं, वो डेप्रिशिएट हो जाती है। इसलिए NDP निकालने के लिए GDP में से डेप्रिशिएशन को हमेशा घटाया जाता है, यानी कि NDP का फॉर्मूला क्या हो गया, NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डेप्रिशिएशन। और यदि उल्टा निकालना हो कि GDP निकालनी हो और NDP की राशि आपको दी हुई हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जस्ट इस फॉर्मूले का उल्टा बन जाएगा, बराबर के इस तरफ अब GDP आ जाएगा, GDP इज इक्वल टू NDP प्लस डेप्रिशिएशन। ठीक है, क्योंकि बराबर के लेफ्ट साइड जो चीज लिखी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो ज्ञात वही वस्तु या वही कॉन्सेप्ट ज्ञात करने के लिए बराबर के दूसरी साइड हम मेन जो वेरिएबल हमें दे रखा है उसमें से वह चीज घटा देंगे जो इसका हिस्सा नहीं होती है, यानी लेफ्ट साइड में जो लिखा है कोई वेरिएबल यदि उसका हिस्सा नहीं है तो वह माइनस साइन में एंट्री हो जाएगी, कोई चीज उसका हिस्सा है तो वह प्लस साइन में एंट्री हो जाएगी। तो डेप्रिशिएशन किसका हिस्सा है, ग्रॉस का। तो GDP निकालते समय GDP इज इक्वल टू NDP प्लस डेप्रिशिएशन हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिशिएशन ग्रॉस का हिस्सा होता है, इसलिए राइट साइड में वो जुड़ जाएगा NDP में। लेकिन यदि हम NDP निकाल रहे हैं, नेट निकाल रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि नेट वाले कॉन्सेप्ट में, शुद्ध वाले कॉन्सेप्ट में डेप्रिशिएशन हिस्सा नहीं होता है, इसलिए वह राइट हैंड साइड माइनस साइन के साथ आता है। तो यदि NDP निकाल रहे हैं, NDP इज इक्वल टू, तो GDP में से डेप्रिशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से इन फॉर्मूलों की मदद से निकाल सकते हैं। किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय ये होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जब नेशनल पार्ट इसका बना देते हैं, NNP बना देते हैं, तो चौथे क्षेत्र यानी विदेशों से प्राप्त आय भी इसमें शामिल हो जाती है। तो आगे एक सरसरी निगाह में आपको फटाफट दिखाने के लिए एक स्लाइड बनाई है मैंने, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम कौन कौन सी होती हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, हिंदी में इसको बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद।
इसके दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं, यानी इसी कॉन्सेप्ट के दो वैल्यू पे हम मान निकालते हैं, एक जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एक जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है। दूसरा है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसमें भी दो वैल्यू पे कॉन्सेप्ट निकाला जाता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी दो मूल्यों पे निकल गया। उसके बाद आता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगेन ये भी दो वैल्यूज पे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिफ्थ जो कॉन्सेप्ट है वो है आपकी पर्सनल इनकम, और सिक्स्थ है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, और सेवेंथ है पर कैपिटा इनकम। एक चीज इसमें रह गई है, वो आप ऐड कर लीजिए, एट्थ जो है वो होती है प्राइवेट इनकम। तो एक्चुअल में जो प्राइवेट इनकम है वो पर्सनल इनकम के बाद ही कॉन्सेप्ट्स में चार्ट में शामिल करनी है अपने को। तो इस तरीके से ये 8 कॉन्सेप्ट हो जाती है। पर्सनल इनकम के बाद आप प्राइवेट इनकम लिख लीजिए, उसके बाद आप डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, और उसके बाद पर कैपिटा इनकम जो कि पीसीआई होती है। इस तरीके से टोटल 8 जो है कॉन्सेप्ट्स हो गए नेशनल इनकम के। नेक्स्ट हम एक टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, कई बार इस पे छोटा क्वेश्चन आ जाता है सवाल परीक्षा में। डिफिकल्टीज फेस्ड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को मापने में आने वाली कठिनाइयाँ। छोटे या सेक्शन बी में भी आ सकती है, 200 शब्दों में आपको लिखना होता है उसमें। तो प्रमुख 6 कठिनाइयाँ आती हैं, और भी बहुत सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अलग अलग किताब में आपको अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, पॉइंट्स मतलब बिंदु, वो आप अपने नोट्स में इन 6 के अलावा भी शामिल कर सकते हैं। मोटा मोटी 6 प्रॉब्लम्स इसमें मैंने शामिल की है। सबसे पहली है परिभाषा की समस्या। राष्ट्रीय आय को मापन करने में कौन सी परिभाषा के हिसाब से राष्ट्रीय आय का माप किया जाए, यह बड़ी समस्या उभर कर आती है अर्थशास्त्रियों के समक्ष, या जो भी लोग राष्ट्रीय आय की गणना में लगे हुए हैं उनके समक्ष। तो परिभाषा जैसे मार्शल की, पिगू की, फिशर की, एक ने उत्पादन के दृष्टिकोण से दी, दूसरे ने मौद्रिक दृष्टिकोण दिया, तीसरे ने उपभोग दृष्टिकोण दिया। और वैसे भी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, तो उन क्षेत्रों में कौन सी परिभाषा से राष्ट्रीय आय को माप किया जाए ताकि एरर्स कम से कम हो और अनुमान जो है वो सत्यता के अधिक नज़दीक आ जाएं। तो ये बड़ी समस्या है। नंबर 2, पर्याप्त आंकड़ों की कमी। कई बार ये जो है भारत जैसे देश में पूछ लेते हैं, भारत जैसे विकासशील देश में राष्ट्रीय आय को मापन करने की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो ये सेकंड समस्या जो है वो भारत पे बिल्कुल सही बैठती है। जिन देशों में शिक्षा या तकनीकी शिक्षा का थोड़ा अभाव पाया जाता है, वहाँ आंकड़ों के देने में और आंकड़ों के संकलन में और आंकड़ों को प्रस्तुत करने में समस्याएं आती हैं। तो पर्याप्त आंकड़े जुड़ नहीं पाते हैं, दूर दराज गाँव और डाणियों से वो आंकड़े आ नहीं पाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय के बारे में जो भी अनुमान लगाए जाते हैं वो एरर्स के साथ ही निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है विश्वसनीय जानकारी की अनुपलब्धता। हमारे यहाँ अज्ञानतावश कह लो या शिक्षावश कह लो या जानबूझकर भी कई लोग आंकड़े सही नहीं देते हैं, सही जानकारियां नहीं देते हैं। इवन हम अपने पड़ोस में भी चारों तरफ झांकें तो कुछ घर ऐसे मिल जाएंगे जिनके जीवन स्तर को देख के हमें लगता है कि बहुत अच्छा जीवन स्तर है, लेकिन आय का कोई ढंग का साधन हमें दिखाई नहीं देता। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं से तो आय उनको हो ही रही है कुछ छुपे हुए साधनों से, या हम हमारे समाज में कहते हैं 2 नंबर की आय है इसकी तो इसलिए इनके यहाँ इतना पैसा है, या जो भी है। विश्वसनीय जानकारी की अनुपलब्धता रहती है राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को एकत्र करने में। नेक्स्ट है विधि का विकल्प, मेथड। कौन सा मेथड? उत्पादन, एक्सपेंडिचर या इनकम, ये 3 मेथड होते हैं राष्ट्रीय आय को मापने के। तो किस क्षेत्र में कौन सी विधि लागू करें ताकि सही रिजल्ट हमें प्राप्त हो सके, इसका भी एक समस्या रहती है। नेक्स्ट है आर्थिक कार्यप्रणाली में विभेदीकरण की कमी। भारत जैसे देश में स्पेशलाइजेशन का बहुत अभाव है।
बहुत सारे गाँव में या कस्बों में हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे तरह के काम कर लेता है। वो कोई प्रोफेशनली स्पेशलाइज काम नहीं कर रहा है। जैसे मौसमी काम कर लेता है, गर्मी में कुछ और काम, सर्दी में कुछ और काम। तो अब उसको लेबर की किस श्रेणी में रखा जाए, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से एक ही व्यक्ति बहुत सारे काम कर लेता है। दिन में दिहाड़ी कर आता है, शाम को अपना घर आके बना लेता है, अपने भाई का घर बना देता है, क्योंकि वो एक मिस्त्री है। तो अब कितने ही घर तो उसने अपने जीवन काल में ऐसे ही बना दिए, जो कि मुद्रा के रूप में उसकी जो मेहनत है वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाई। तो इस तरीके से आर्थिक हमारी कार्यप्रणाली ऐसी है जिसमें कि जॉब स्पेसिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है। और नेक्स्ट और लास्ट और मेन प्रॉब्लम है दोहरी गणना। राष्ट्रीय आय की माप करने में डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें मध्यवर्ती, प्राथमिक और अंतिम वस्तुओं की श्रेणी में विभाजित करना किसी भी देश के लिए मुश्किल होता है और वो नहीं हो पाती हैं। तो एक ही वस्तु जो वो है, वो एक चरण से ज़्यादा चरणों में शामिल हो जाती है, यानी उसका मूल्य एकाधिक चरणों में शामिल हो जाता है। तो बार बार मूल्य शामिल होने के कारण इसको डबल काउंटिंग या ट्रिपल काउंटिंग प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट इन नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये मुख्य 6 तरह की समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय आय के मापने में किसी भी देश में और खासकर विकासशील देश में आती हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, जैसा कि स्लाइड चेंज हो गई है और इस पे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।